हेलो जी। तो आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये थोड़ी सी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है कैनफिन होम्स। कंपनी का मार्केट कैप से शुरुआत कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है करीबन 11,300 करोड़ का, मतलब 11,300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, हमने पहले भी जो Q4 FY24 के काफी कंपनियों की एनालिसिस करी थी, उसमें काफी सारी कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड थी। तो उसमें हमने देखा था कि दो तरीके की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है। एक तो होती है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन्स थे, और एक जो होती है जो प्राइम कस्टमर को लोन्स थे, जो मतलब प्राइम कस्टमर के ऊपर फोकस ज्यादा करें। तो जो कंपनी 5 लाख से 15 लाख के बीच का हाउसिंग लोन देती है, वो तो होती है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और जो जिनका टिकट साइज ज्यादा होता है, वो होती है प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर हम प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एग्जांपल देखने जाए, तो सबसे बड़ी प्राइम हाउसिंग कंपनी थी HDFC। जो मर्जर से पहले जो HDFC ग्रुप था, वो एक प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो बहुत सारी कंपनी है। जैसे आपकी आवास हो गई, एप्टस हो गई, या इंडिया शेल्टर हो गया। ये सारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना। अगर अब मैं कैनफिन होम की बात करूं, तो कैनफिन होम सब्सिडरी थी कैनरा बैंक की, है ना। और ये हर तरीके का लोन देते हैं। ये इनका इनका जो लोन बुक है, उसमें आपको अफोर्डेबल हाउसिंग लोन भी मिलेगा, उसमें आपको प्राइम लोन भी मिलेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कंपनी में चल क्या रहा है। अब कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में इनके थोड़े से इश्यूज आ गए थे। इनके ब्रांचेस में फ्रॉड हो रहा था, मतलब पूरी कंपनी में फ्रॉड नहीं था, बट ब्रांचेस में फ्रॉड था। वहां पर ब्रांच मैनेजर्स और कुछ लोग मिलके फ्रॉड कर रहे थे। पूरा मैनेजमेंट ने अपना लोन देने का सिस्टम ही चेंज करने की कोशिश करी। तो ये लोग अपने टेक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टेक में इन्वेस्ट करने से ये होता है कि टेक में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ जाती है ना। मतलब आप सीधी बात है ना, जितना जितना ज्यादा टेक का इन्वॉल्वमेंट होगा, उतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज कम हो सकेंगी। उतना ज्यादा जो आप फ्रॉड की बात कर रहे हो, वो फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये लोग अभी एकदम से टेक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे। उसके उसके अलावा एक इन्होंने क्रेडिट रिव्यू मॉनिटरिंग टीम भी बना दी। जिससे क्या होगा कि सपोज सपोज आप कैनफिन होम्स में एक लोन लेने गए, है ना। लोन लेने गए, तो वहां पर आपको एक एक आपका मैनेजर मिलेगा। उस वो मैनेजर पहले आपका लोन अप्रूव करेगा, फिर वो लोन जाएगा इस क्रेडिट रिव्यू मॉनिटरिंग टीम के पास। वो टीम इसको एक बार फर्दर रिव्यू करेगी, और फिर जाके आपका लोन पास होगा। जिससे ये एक एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, जिससे ये वापस जो ये फ्रॉड हो रहा था, ये फ्रॉड रुक पाए, है ना। तो इन्होंने थोड़ा और इसको लोन डिसबर्सल को और थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी है, जिससे चीजें थोड़ी सी और स्मूथ हो जाए, और यहाँ पर फ्रॉड का चक्कर खत्म हो जाए, और फ्रॉड हो ना पाए। तो देखो, समस्या क्या होती है कि आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही आपने अपने बहुत ज्यादा टेक पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और आप अपना फ्रॉड बचाने की तरफ ज्यादा फोकस करने लग गए, तब से आपके डिसबर्समेंट में प्रॉब्लम आ गई। अगर मैं बात करूं, काफी सारी कंपनी जैसे अपने आवास ने भी अभी 3-4 क्वार्टर में अपना जो टेक था, उसको इंटीग्रेट किया अपनी पूरी लोन बुक में। तो उनका भी आप देखोगे डिस्बर्समेंट पेस कम हो गया था। इस ये सेम चीज हमें कैनरा बैंक कैनफिन होम्स में भी देखने को मिली, कि भाई आप थोड़ा कंसंट्रेशन कर रहे हो कि अब मेरा टेक बेटर हो जाए, और मैं अपने फ्रॉड्स के नंबर को कम ले आऊं, तो इस वजह से डिस्बर्समेंट रेट कम हो जाता है। तो वही हमें देखने को मिला पिछले 3-4 क्वार्टर से। इनका कोई डिस्बर्समेंट रेट तो आ ही नहीं रहा है। डिस्बर्समेंट बल्कि डिग्रू ही कर रहा है। अगर मैं अभी की भी बात करूं, तो 20% वाई लेवल पे डिस्बर्समेंट डिग्रू किया, और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डिग्रू किया। हालांकि लास्ट क्वार्टर में इनका थोड़ा सा डिस्बर्समेंट ग्रोथ आया था, बट इस बार वो भी चला गया। बाकी तो मैनेजमेंट अगर कोई कॉन कॉल में कुछ इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन बताता है, तो वो तो मैं आपको एक नया वीडियो अपडेट करके बता ही दूंगा, है ना। पर ठीक है, अभी तो कहानी यही है कि ये अपने टेक पे और फ्रॉड रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस वजह से इनका डिसबर्सल थोड़ा सा रुक गया है। अब डिसबर्सल रुकने की वजह से क्या हुआ है, इनका जो एयूएम में ग्रोथ है, वो नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूं कितना डिसबर्सल किया है इस क्वार्टर इन्होंने, तो 1853 करोड़ का इन्होंने टोटल डिसबर्समेंट किया। अगर मैं एयूएम ग्रोथ की बात करूं, तो 9% का ही एयूएम ग्रोथ आया वाई लेवल पे, है ना। और टोटल टोटल इनका एयूएम बन गया 35,000 करोड़ का, मतलब 35,000 करोड़ का टोटल एयूएम हो गया। और वाई लेवल पे सिर्फ 9% का ही ग्रोथ आया। अब 9% का ही ग्रोथ क्यों आया? क्योंकि भैया पहले तो डिसबर्समेंट ही डी ग्रो कर रहा है। अब डिसबर्समेंट का मतलब होता है कितना नया लोन दिया, लेकिन वो नया लोन देने की पेस घट गई। मतलब पहले अगर ये 100 रुपए का लोन दे रहे थे, तो अभी ये 90 रुपए का ही दे रहे हैं। फिर अगले क्वार्टर में इन्होंने 90 रुपए की बजाय 80 रुपए का ही लोन दिया। तो लोन तो दे रहे हैं, इसकी वजह से एयूएम ग्रोथ तो आ रहा है, बट जिस पेस पे दे रहे थे, वो पेस कम हो गया। इसकी वजह से आप देखो कि एयूएम का ग्रोथ रेट भी कम हो गया। एयूएम 9% से बढ़ा, है ना। और 35,000 करोड़ करोड़ का हो गया।
अगर मैं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 12% से वाईओआई लेवल पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 13% से। तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए जिनको हमें थोड़ा सा याद रखना है, अगले ही स्टेप में हमें ये काम आएंगे। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 13% से बढ़ा, और नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी हमारी 12% से, है ना। बट अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट है वो 9% से बढ़ा। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट समझते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है कि जो आपने बाहर लोन दे रखे हैं, बाहर लोन दे रखे हैं, उस पे से आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आ गया नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम टोटल इनकम बन गई। टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 13% से बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी 12% से बढ़ी। मतलब मोटा मोटी पूरा का पूरा जितना नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया उतना का उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आ गया। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल ऐसी चीज नहीं हुई कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एकदम से बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा भी नहीं हुआ। या हमारा और कोई एक्सपेंसेस एकदम से बढ़ गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो भी एडिशनल इंटरेस्ट इन्होंने कमाया, जो 12% का एडिशनल इंटरेस्ट कमाया था, वो सीधा सीधा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो देखने को मिल रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमें एक चीज और माइनस करनी होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, वो है प्रोविजंस। आप प्रोविजन जैसे ही माइनस करते हो और उसके ऊपर टैक्स दे देते हो तो आपको मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर सिर्फ 9% ही बढ़ा। तो अब इसका इसका मतलब हमें ये कि क्या चीज समझ में आती है कि इसके बीच में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो पैट की ग्रोथ है, पैट की ग्रोथ इज लोअर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है, प्रोविजन आते हैं। अब प्रोविजन इनके बढ़ गए। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर बेसिस पे बढ़ाऊं तो इन्होंने इन्होंने 14 करोड़ का प्रोविजन किया था पिछले साल, मतलब Q1 FY24 में 14 करोड़ का प्रोविजन किया था, जिसको बढ़ा के इनको 24 करोड़ का करना पड़ा इस बार, है ना। इसका मतलब 71% का इंक्रीज आया प्रोविजन में, है ना। इसका मतलब प्रोविजन बहुत ज्यादा पेस से ग्रो कर गया एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितनी ग्रोथ से ग्रो करता है तो सारा का सारा हमें मतलब पैट का ग्रोथ भी 13-14% का मिल जाता। अगर कम करता तो कम प्रोविजन होता है तो उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट मिल जाता। बट प्रोविजन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब 71% की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनी को आगे लग रहा है कि आगे चल के हमारी एसेट क्वालिटी और खराब हो सकती है, इसलिए हमें आज ही उसके लिए प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ाया इसकी वजह से इनका जो पैट है वो उसकी ग्रोथ स्लोअर रही एज कम्पेयर टू इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ से। अगर हम थोड़ा सेगमेंटेशन समझे लोन बुक का, तो 78% तो आता है रिटेल हाउसिंग से, है ना। और जो बचे हुए सेगमेंट्स है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। 10% आता है कमर्शियल हाउसिंग से, कमर्शियल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट से आता है 10%। तो 78% सबसे बड़ा पोर्शन है रिटेल हाउसिंग का। उसके बाद आता है 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कमर्शियल हाउसिंग का, तो उसमें उसमें आ गया 10%, तो 88% तो यही हो गया। उसके अलावा 5-5% के दो सेगमेंट और 2-3% का एक सेगमेंट और है, जो है टॉप अप लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और एक अदर्स का सेगमेंट है ना। अब टॉप अप लोन समझ लेते हैं क्या है। अब सपोज आपने अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख का लोन लिया था पहले, और आपकी मतलब लैंड वैल्यू, कोलेटरल वैल्यू काफी ज्यादा थी, बट आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने कैंसिल से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। बट अब किसी भी एनी एक्सवाइजेड रीजन से आपने सोचा कि मैं एक ही फ्लोर का मकान बनाऊंगा, मैं अब बट अब आपको लग रहा है एक फ्लोर के बजाय मेरे को दो फ्लोर का मकान बनाना है, या फिर जो आप एस्टिमेट करके चल रहे थे अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट, उससे प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा आ गई, तो अब आपको ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप बैंक के पास जाओगे या एनबीएफसी के पास जाओगे, कैंफिन के पास जाओगे, और आप कहोगे कि देखो भाई साहब, मेरा मेरा पहले ही 1 करोड़ का कोलेटरल आपके पास पड़ा हुआ है, 1 करोड़ के कोलेटरल में आपने मेरे को 30 लाख का लोन दिया है, बट अब मेरे को 30 लाख के बजाय 40 लाख का लोन चाहिए, मतलब 10 लाख का लोन एडिशनल चाहिए। तो जो एडिशनल 10 लाख का लोन है वो हम टॉप अप लोन में कंसिडर करते हैं, है ना। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो अपने को समझ में आती ही है कि आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख के लोन लिया है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस पर्पस के लिए लोन देते हैं, किस वजह से ये लोन देते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा सेगमेंट 64% है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब आपके पास एक लैंड है, उस लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो अपने खुद के घर का, तो उसके लिए 64% लोन इनका डिस्बर्स होता है। कुछ अलग सेगमेंट्स भी हैं, जैसे आपको कोई फ्लैट खरीदने के लिए हो गया, रीसेल के लिए हो गया, रेनोवेशन के लिए हो गया, इन सारी चीजों के लिए भी लोन देते हैं। बट सबसे मेजर पोर्शन 64% का इसी वजह से है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना है। कि मतलब आपका एक फ्लोर का घर ऑलरेडी है, आपको एक फ्लोर से दो फ्लोर पे जाना है, या आपके पास लैंड है, लैंड पे आपको अपना एक घर बनाना है ना। तो सबसे मेजर मेजर सेगमेंट तो वही है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि हमें अफोर्डेबल अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ कम मिलती है एज कम्पेयर टू
प्राइम मतलब प्राइम में हमें ज्यादा ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है एज कम्पेयर टू अफोर्डेबल। जो जो बाकी पूरी जितनी भी पूरी इंडस्ट्री है उससे बिल्कुल उल्टा क्लेम है। भाई इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट की बात करें तो जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वो 18-20% से बढ़ रहा है, और वहीं अगर हम प्राइम की बात करें तो वो 12-13-14-15% के आसपास है, मतलब 13-15% के आसपास से बढ़ रहा है। मतलब अफोर्डेबल की ग्रोथ रेट पूरी इंडस्ट्री में ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइम वाला। बट यहाँ पर ही अपनी गंगा उल्टी ही बाहर है, अब वो तो बाद में देखना पड़ेगा कि गंगा कौन सी सीधी निकलती है। बट ये लोग कह रहे हैं कि हमें प्राइम वाले सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ दिखती है एज कम्पेयर टू अफोर्डेबल हाउसिंग वाली। और वही चीज हम इनके डिसबर्समेंट में भी देख सकते हैं कि इनका जो डिसबर्समेंट है अंडर 10 lakhs वो 2% से रिड्यूस हो गया, 2% से रिड्यूस हो गया, उसका एयूएम भी 1% से गिर गया। और वहीं अबव 30 लाख वाला जो सेगमेंट है, अबव 30 लाख वाले सेगमेंट में डिसबर्समेंट भी 2% से बढ़ा। और जो इनका एयूएम है, मतलब पूरे एयूएम का पोर्शन है तो मोर देन 30 लाख वाला, वो भी 2% से बढ़ गया, है ना। आप थोड़े इनके जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, अगर इनके थोड़े जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमें पता चलेगा कि ये इनकी 60% ब्रांचेस साउथ ऑफ इंडिया में, और इनका 72% इनका लोन भी साउथ ऑफ इंडिया से ही आता है। तो ये एक काफी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक बेट हो गया कि आप पूरे साउथ ऑफ इंडिया को केटर करने निकले और आपका 72% लोन भी वहीं से आ रहा है। अगर मैं बात करूं थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की कि क्या इनका लोन बुक डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो अभी इस बार तो नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% से बढ़ ही गया पीछे। पहले आप देखोगे तो इनका 70% ऑफ लोन बुक साउथ ऑफ इंडिया से आता था, अब इनका 72% लोन बुक साउथ ऑफ इंडिया से आता है। तो मतलब अभी बाहर फैलने के बजाय अभी तो इस क्वार्टर में तो हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ही होते हुए दिखा है ना। अगर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि कॉस्ट ऑफ फंड्स की क्या कहानी रही, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई वाई लेवल दोनों पे बढ़े, और अभी करंटली 7.85% पे है। अच्छा, एक एनबीएफसी, एक हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या जरिए होते हैं फंड्स एक्वायर करने के लिए। तो आपने दो तीन सबसे मेन सेगमेंट्स पकड़ लेते हैं कि कहाँ से इनको पैसा मिलता है। तो सबसे बड़ा पोर्शन, मतलब तो हर एनबीएफसी का अलग होता है, बट सबसे बड़े पोर्शन की बात कर लेते हैं। एक पोर्शन तो होता है इनका एनएचबी से। एनएचबी क्या है? नेशनल हाउसिंग बोर्ड क्या है? आप ऐसे समझो, नेशनल हाउसिंग बोर्ड एक बहुत ही बड़ी एनबीएफसी है, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एनबीएफसी है जो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को लोन देती है। अब इतनी बड़ी एनबीएफसी होने की वजह से उनकी क्रेडिट रेटिंग एकदम टॉप नॉच है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है एनएचबी। तो एनएचबी बहुत सस्ते रेट पे पैसा उठाती है। वो आरबीआई से पैसा उठाती है, तो उसको मिलता है 2-3% पे, उसको पैसा मिल जाता है। और फिर वो क्या करती है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेंड आउट करते हैं, है ना। और वो इनकी इनकी एसेट क्वालिटी के ऊपर या इनकी रेटिंग के ऊपर इनको लेंड करता है। तो इनका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एनएचबी एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है इनके कॉस्ट ऑफ, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए, है ना। अगर मैं बात करूं तो इनका भी यही था, इनका भी करीबन 30% फंड्स एनएचबी से आते हैं। बाकी इनका करीबन 56-57% फंड्स आते हैं बैंक से। अब बैंक्स में अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ एनबीएफसी कोलेंडिंग करती हैं, इसकी वजह से बैंक से पैसा लेती हैं। कुछ एनबीएफसी जैसे कैनफिन का एक पेरेंट है कैनरा बैंक, तो वो वहां से भी पैसा उठाती है। बाकी के साथ अगर कोलेंडिंग करती है वो भी होता है। अच्छा, एक एक एनएचबी में एक और कंडीशन है, एनएचबी हर एनबीएफसी को पैसा नहीं देती, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को पैसा देती है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने का क्या क्या क्राइटेरिया है कि आपका एटलीस्ट 60% ऑफ द लोन बुक शुड कम फ्रॉम हाउसिंग। मतलब अगर अगर अभी हम देखें तो इसका तो शायद इसका तो सारा ही जो लोन बुक है वो हाउसिंग से आता है ना। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका 60% या 60% से ज्यादा हाउसिंग लोन में से आ रहा है, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो उसको वो लोग लोन दे सकते हैं, मतलब एनएचबी उन सारी कंपनियों को लोन दे सकती है। मतलब वो सारी कंपनियां एनएचबी से फंड्स उठा सकती हैं। बाकी वो 40% में कुछ भी करें, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस लोन दे दें, एमएसएमई लोन दे दें, या व्हीकल लोन दे दें, कुछ भी कर दें, उससे उनको मतलब नहीं है। बट एटलीस्ट 60% ऑफ द लोन बुक शुड बी कंप्राइज ऑफ हाउसिंग, है ना। तो हमने इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात कर ली, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल और वाई वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है, और अभी है 7.58% पे। इस वजह से इनके निम्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। अगर मैं वाईओवाई लेवल की बात करूं तो निम्स थोड़े से बड़े हैं 3.48% से
3.57%, मतलब 9 बेसिस पॉइंट्स का जंप आया लिंक्स में वाई वाई लेवल पे। बट अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डिक्रीज हो गए, है ना। और अभी करंटली 3.57% पे। अगर इनकी एसेट क्वालिटी की बात करूं तो इनकी लगातार एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट करती जा रही है। अगर अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए की और नेट एनपीए की, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई वाई लेवल पे गिरते जा रहे हैं, है ना। अगर अगर मैं बात करूं तो 0.91% का ग्रॉस एनपीए जो लास्ट क्वार्टर 0.82% के आसपास का था, और वाई ओ आई लेवल पे तो 0.63 का ही था। तो 0.63 से बढ़ के 0.91 हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 0.82 से बढ़ के 0.91 हो गया। तो मतलब एसेट क्वालिटी खराब होती जा रही है। अगर किसी भी फाइनेंशियल की एसेट क्वालिटी खराब होती है तो ये बहुत बहुत ही खराब मेट्रिक है। मतलब मार्केट इसको अच्छे अच्छे सेंस से नहीं लेती, है ना। मतलब एसेट क्वालिटी का ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर पैसा लैंड कर रहा है उसके लिए एसेट क्वालिटी खराब होना एक सबसे सबसे बुरा पॉइंट है ना। और उसके ऊपर से आपकी लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आ रही। मतलब आपका ऑलमोस्ट मतलब कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा आपके पास। आप ना लोन बुक ग्रोथ दिखा पा रहे हो, ना आप एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो। तो अभी आप एक बहुत अजीब सी सिचुएशन में हो जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसी वजह से अगर मैं आरओए की बात करूं तो आरओए भी घट गया फ्रॉम 2.19% टू 2.17% ऑन क्वार्टर बेसिस। तो 2 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आरओए घट गया। अगर मैं वाई वाई लेवल की बात करूं तो 2.54% से गिर के 2.17% पे आ गया। तो आरओए भी कम हो रहा है। और एक फाइनल मेट्रिक जो हम किसी भी कंपनी चाहे फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, अगर हम ये देख किसी को ट्रैक करना हो तो हमें आरओई का नंबर देखना चाहिए। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी का सही डायरेक्शन में जा रहा है वो कंपनी में मोटा मोटी सारी चीजें ठीक हो रही होती हैं, है ना। तो इसीलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बोलोगे ग्रॉस एनपीए तो इनका 0.9% है, 0.9% का ग्रॉस एनपीए तो कुछ होता ही नहीं। भैया हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंड लगातार खराब हो रहा है, लगातार खराब हो रहा है। अब आप देखो ही ना, ये तो एसेट बैक्ड है, और उसके ऊपर से इनकी लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आ रही है। अगर आपका ट्रेंड खराब होने की तरफ है और वर्सेस किसी कंपनी का ग्रॉस एनपीए 4% है, बट 4% तो उसका ट्रेंड सही है। मतलब वो 4 से 3.5, 3.5 से 3, 3 से 2.5, 2.5 से 2 आ रहा है। तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू एक एनबीएफसी जिसका ग्रॉस एनपीए 0.5% से 1% की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम फिर वापस आरओई पे आ जाते हैं तो आरओई भी इनका घट गया। इनका आरओई लास्ट ईयर वाई वाई लेवल पे देखने जाए तो लास्ट ईयर था 19.25%। 19.25% से ये गिर के रह गया 17.57% पे। तो इनका आरओई का नंबर भी नीचे आता जा रहा है। तो डिक्रीजिंग आरओई इज ऑलवेज अ बैड बैड न्यूज फॉर द कंपनी। तो यही थी कैनफिन होम्स के बारे में बात। मतलब ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और इनके साथ पिछले क्वार्टर में थोड़ी जो फ्रॉड फ्रॉड वाली सिचुएशन होगी उसकी वजह से तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी होगी। कंपनी ने पहले भी गाइडेंस, पहले अगर अपन 1-2 साल पहले देखें तो कंपनी गाइडेंस देती थी 30% डिस्बर्समेंट ग्रोथ का। मतलब ऐसा समझ लो कि हम 20% से ग्रो करते रहेंगे अपने डिस्बर्समेंट। मतलब मोटा मोटी हम मान लेते हैं 20% का ग्रोथ, है ना। 20% की ग्रोथ की कंपनी गाइडेंस देती थी, और ये फ्रॉड फ्रॉड वाली सिचुएशन के बाद कंपनी ने उस गाइडेंस को भी घटा के 15% कर दिया। तो एक तो पहली ग्रोथ नहीं आ रहा, उसके ऊपर से गाइडेंस भी रिड्यूस हो गया, एसेट क्वालिटी भी खराब हो गई। तो ऑल इन ऑल सब कुछ इस कंपनी में अभी तो ठीक नहीं चल रहा, बट फिर भी वही है, ट्रैक करते रहना। जब इसके ट्रेंड सही हो जाएंगे, ट्रेंड सही हो जाएगा, तब ये बहुत अच्छा कंपनी बन सकता है। बट अभी तो हाल फिलहाल इनके हर मैट्रिक में ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कैनफिन होम्स की कहानी। चलिए।